हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका दोस्त मोहित आपका स्वागत करता हूं हमारे वेदांत के क्लास में। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी इकोनॉमी की डेमो क्लास आपने देखी ली होगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन पे सब पे डली हुई है। आप वहां से देख सकते हैं और अपने एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वेदांत IAS अकेडमी के नाम से जो है, और उसमें डेमो क्लास आप देख सकते हैं। वो भी कई सारे वीडियोस में डली हुई हैं, अपलोडेड हैं। और इकोनॉमी एंड फिजिकल ज्योग्राफी की जो अभी UPSC से रिलेटेड है, उसकी डेमो क्लास भी उसमें अपलोड है। तो आप अब क्लास देख सकते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन जो भी हमारी एप्लीकेशन पे जो क्लासेस डलेंगी वो पेड स्टूडेंट्स के लिए होंगी। आज से जो होगी हमारी क्लास पूरी प्रॉपरली बैच के स्टार्ट के साथ शुरू हो रही है। वो ऑलरेडी डेमो क्लासेस हैं जो यूट्यूब पे डली हुई हैं, वो बाकी बच्चों के लिए नहीं होगी। जो आज से वीडियो बनाई जा रही हैं वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जो हमारे साथ पेड सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम प्रॉपरली फुल फ्लैश अपनी इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो UPSC के प्री को प्लस कम मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ प्री को पॉइंट ऑफ व्यू या फिर प्री को मद्देनजर रखते हुए हम तैयारी करेंगे। हम मेंस के साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस में भी जो काम आएगा मेरे मेंस राइटिंग स्किल्स, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हमारी कॉन्सेप्ट किस तरीके से पढ़ाया जाए। प्री के साथ साथ हम मेंस में भी वो देखेंगे जो फैक्चुअल हमारे साथ है और कंसेप्चुअल भी है, दोनों के साथ हम पढ़ाई करेंगे। देखिए उसमें आपको वो इस तरीके कोई भी समस्या नहीं फेस करने को मिलेगी कि क्लास में आपको सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है। आपको इस क्लास के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इसमें से प्री के लिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत छोड़ दें, आप वेदांत टीम के ऊपर छोड़ सकते हैं कि आपको मेंस में कौन कौन से कैसे तरीके से सवाल बनाने होंगे। वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये क्लास करने के बाद अपने आप को चेंज कर पाएंगे। आप देख पाएंगे इकोनॉमी हो गई, कोई भी सब्जेक्ट अगर मैं जो पढ़ाऊंगा आपको खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो भी हमारी टीम के द्वारा आपको सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ाए जाएंगे, आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस तरीके से हम अपने जो पहले था जो और अब था उसमें बदलाव आया कि नहीं। सब्जेक्ट का ज्ञान बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज जो आपको पढ़ाई जाएगी, आपके साथ बिल्कुल भी इस तरीके का धोखा नहीं किया जाएगा कि आपको बोला क्या गया और दिखाया क्या गया। जो भी क्वालिटी हमारी अब है, अब बाद में भी वही रहेगी। जो हमारी डेमो क्लास में क्वालिटी है वही हमारी क्वालिटी सब्सक्रिप्शन और पेड अप स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, चाहे वो बच्चा। देखिए एप्लीकेशन अब हमारी खुद कुछ दिनों में बच्चे लॉन्च होने। देखिए अब एप्लीकेशन पे जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे, अब उनके साथ ये होगी सर ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन पुटअप कैसे करेंगे, करंट अफेयर जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट टॉपिक होंगे उसमें कैसे अपडेट होगा। देखिए उस बात की फिक्र मत कीजिए, वेदांत टीम है उसका सोल्यूशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा आपका वेदांत टीम। हम उसका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। देखिए जो बच्चे जो आपके मन में क्वेश्चन होंगे उसका भी वीकली आपसे पुटअप किए जाएंगे। अगर मान के चलते आपने आज की क्लास देखी और आपके मन में कोई सवाल है कि सर ये कैसे हुआ, सर मैडम कैसे हुआ, इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, कि इस टॉपिक आपको समझ नहीं आया। देखिए अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो उसका हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा है, एक ऑप्शनल ढूंढा है कि क्या किस तरीके से किया जाए। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं उसमें बिल्कुल भी आपको इस तरीके से नहीं लगेगा कि आप इसमें ऑफलाइन क्लासेस की तरह नहीं है, हम बच्चों से सवाल नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। देखिए अब कुछ दिनों बाद हम अपनी एप्लीकेशन पे ही लाइव क्लासेस लाएंगे, लेकिन बच्चे अगर उसके बाद पहले सब्सक्रिप्शन ले लेंगे उसके बाद लाइव क्लासेस का एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद ही हम लाइव क्लासेस, मतलब कि जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मैं आपको यहाँ से लेक्चर दूंगा और आप अपने घर बैठे हुए लेक्चर लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप करंट लाइव में क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये समझ नहीं आया हमको, या फिर इस टॉपिक में हमें ये क्वेरी है। जो भी आपकी क्वेरी होगी आपको उसका निस्तारण किया जाएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। वो है वन स्टॉप सोल्यूशन, हम आपके साथ हैं वेदांत टीम। तो चलिए आज हम दोस्तों अपनी शुरुआत करते हैं अब इकोनॉमी की। देखिए हमने डेमो क्लास में आपने देख लिया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी 1947 के समय उपनिवेशिक शासन का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा। अब हमने उस तरीके की सबकी बात करें कि कौन कौन से सेक्टर पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। और हमने एक वीडियो और छोटी सी उसमें डली हुई है कि हमने क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े और किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें इकोनॉमी को, हमने वो भी सारा डाला हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, हमने ये सब डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास में। अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्रॉपरली सिलेबस वाइज। सिलेबस आप कोई सी बुक ले सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, रमेश सिंह ले सकते हैं, ला ले सकते हैं। देखिए सब में होता है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 के समय क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर आप NCERT से भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ाई जा रही है या फिर स्टैंडर्ड ही पढ़ाया जा रहा है, आपके दिमाग के ऊपर से जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे, कंसेप्ट टॉक होगा आपके साथ साथ। आपको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम के लिए और भी आसान इकोनॉमी और ज्योग्राफी बनाने के लिए हम आ गए हैं। वेदांत टीम आपके साथ आ चुकी है और आपको सहयोग करने के लिए, आपका सिविल सर्विस क्रैक कराने के लिए, कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, आप उसमें CDS दीजिए, NDA दीजिए, जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है GS पढ़ना। और GS के 2 सब्जेक्ट में लेके आ चुका हूँ, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। इकोनॉमी में हम शुरुआत आज की क्लास कर रहे हैं, ज्योग्राफी की भी अगली क्लास होगी हमारी। अब इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं हम कि 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था हमने पढ़ ली कि 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से। अब देखिए इकोनॉमी को धीरे धीरे अपने खून में बसाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए बात, जब 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी और जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त क्या था सर कि हमारे पास ना तो कोई ऐसा बिजनेस करने के लिए था जो अच्छे से प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस कर सके, या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो काम कर सके, या फिर गवर्नमेंट के पास भी फंड नहीं थे इतने कि वो अपने बिजनेस को ही भी फैक्ट्री खोल सके, लोगों को रोजगार दे सके, लोगों के स्वास्थ्य पे काम कर सके, लोगों को इंफ्रा पे काम कर सके, सड़क, रेल, पोस्ट ऑफिस, कोई भी एयर इंडिया एयरलाइन, जब ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी उस वक्त तक कि हम अपने इंफ्रा पर काम कर पाए, लोगों को रोजगार दे पाएँ। एक देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें उत्पादन की ज़रूरत पड़ी। देखिए एक इन्वेस्टमेंट सर्कल होता है, पहले आपको मैं वो समझा दूँ थोड़ा सा कि इन्वेस्टमेंट सर्कल किस तरीके से होता है। इन्वेस्टमेंट सर्कल, इन्वेस्टमेंट सर्किल क्या होता है? देखिए अगर मैं हूँ, मेरे नाम से एक है कि MPL के नाम से एक कंपनी है, मोहित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोई, तो एक MPL के नाम से कंपनी है, तो उसको एक नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले उसे क्या चाहिए? देखिए अगर मैं हूँ, अगर मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। तो देखिए क्या होगा? फंड्स, रुपया होगा यहाँ पे, तो रुपया होगा। मैं उसके बाद ठीक है, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंडस्ट्री खोल दी सर। इंडस्ट्री खोलने के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा। ये मैंने इंडस्ट्री खोल दी, ये हमारी बिल्डिंग बन गई है, ये हमारी बिल्डिंग है, ये इंडस्ट्री हो गई सर। अब देखिए पैसे से हमने इंडस्ट्री खोली, अब इंडस्ट्री में बड़ा सा मैंने अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, इंडस्ट्री खोल दी, वहाँ पर प्रोडक्शन होने लगा। प्रोडक्शन के लिए, अब प्रोडक्शन करने के लिए सर क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, एम्प्लॉय भी तो चाहिए हमें कुछ काम के लिए, वर्कर चाहिए वहाँ पे, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर चाहिए हमें। तो इसके लिए रुपया आया, रुपये से हमने इंडस्ट्री खोली, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमें? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें इसको ऐसे कर लेते हैं, एम्प्लॉय चाहिए सर, एम्प्लॉयमेंट मान लेंगे इसको, ठीक है सर। ये हो गया एक एम्प्लॉय, मुस्कुराता सा हुआ, हंसता हुआ एक एम्प्लॉय है, खुश है, नई नई नौकरी लगी तो ये खुश है। अब इससे क्या एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे काम करेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे काम करने के बाद उसे क्या मिलेगा सर? सैलरी मिलेगी, इनकम होगी, तो इसे यहाँ से इनकम मिलेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये आपको नोट बना दिए हैं, गड्डी है ये, 2-2 हज़ार की गड्डी है, तो ये है नोट। यहाँ पे इससे क्या हुई? इनकम हुई सर इसे, ठीक है। अब इनकम से वो 2 काम करेगा, 2 काम करने के, उसे 2 काम करेगा वो। पहला तो वो करेगा सर डिमांड, लिख देते हैं, अब लिखना भी कर काम नहीं चलेगा कि डिमांड को हाईलाइट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम इसको इन्वेस्टमेंट हो गया। और ये क्या हो गई हमारी सर? इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री या प्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद ये हो गया सर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के बाद ये बचेगा सर, इसको इनकम होगी। अब इनकम के बाद ये पहला काम तो सर डिमांड करेगा। डिमांड का मतलब सर कि मैंने काम कमाया, मैंने इनकम लाया। अब उसके बाद मैं बाज़ार में जाऊंगा,
मेरे को खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, तो मैं अपना एक मकान बनवाऊंगा, कपड़े लाऊंगा खरीद के, अपने बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में एडमिट कराऊंगा और उसके बाद अपने लिए स्वास्थ्य पर भी खर्च करूंगा। तो ये डिमांड करेगा, ठीक है सर, डिमांड। अब डिमांड करने के बाद एक काम और करेगा, छोटी मोटी सेविंग्स करेगा। यहाँ पे ये सेविंग्स भी होगी इसकी, ठीक है जी, ये इसकी हो गई सेविंग्स। अब ये सेविंग्स कहाँ पे करेगा सर? बैंक में जमा कर देगा, बैंक में, पेंशन फंड में, कि चलो ठीक है पेंशन फंड में मिल जाएगा, शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है जी। अब देखिए साथ साथ आप एक काम करना, साथ साथ आप नोट्स बनाते रखना साथ में। वैसे तो हमारी टीम की तरफ से आपको पीडीएफ फ़ोन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाइए। देखिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में अपने कहा भी होगा पिछली क्लासेस में कि आप अपने हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाइए, उससे ही अच्छा तैयारी होती है। अब तो हमें क्या करना है सर? सेविंग्स है, ये कहाँ पे करेगा? बैंक्स में, पेंशन फंड में, शेयर मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब जो ये पैसा है, बैंक किसी मेरे जैसे मतलब कि छोटे मोटे व्यापारी को, मेरे से छोटे में, अब ये बैंक ना सर, बैंक में इसने पैसे जमा कर दिए। अभी आपको ध्यान रखना है, बैंक में ना एक त्रिपाठी जी हैं एक, जो बैंक के मैनेजर हैं, पीएनबी बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है जी, त्रिपाठी जी पीएनबी बैंक के मैनेजर हैं। अब इनके बैंक में पैसे जमा कर दिए किसी एम्प्लॉय ने अपनी इनकम के साथ। अब अपनी इनकम में से हिस्सा अपने पीएनबी बैंक में जमा कर दिया। अब उसके बाद सर त्रिपाठी जी के बैंक में इन्होंने जमा कर दिया। फिर उसके बाद अब जो इंडस्ट्रियल था, मैं छोटा सा व्यापारी था एक, मैं त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, सर मुझे थोड़ा सा बैंक लोन दे दो, मुझे एक काम करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा, तो बैंक इन्हें लोन दे देगा। अब जाके ये दोबारा से इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया ना सर इन्वेस्टमेंट का सर्किल। इन्वेस्टमेंट सर्किल आपको समझ आएगा, बिल्कुल छोटा सा, कोई इतना बिल्कुल समझने वाली बात नहीं है, दिमाग पर प्रेशर डालने वाली कुछ बात ही नहीं है इसमें कि हमें किस तरीके से हुआ किससे हुआ, बिल्कुल हल्का सा एक इन्वेस्टमेंट सर्कल है ये। अब देखिए इन्वेस्टमेंट सर्कल के साथ साथ एक डिमांड सप्लाई का भी रूल है यहाँ पे, समझिए कैसे। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया मैंने, इंडस्ट्री खड़ी करी, इंडस्ट्री में छोटे मोटे व्यापारी स्किल एंड स्किल वर्कर आए, उसके बाद फिर इनकम हुई, उन्हें सैलरी मिली। यहाँ से सैलरी मिलने के बाद इन्होंने कुछ डिमांड करी, मार्केट में गए। अब मार्केट में जो प्रोडक्शन हुआ था, यहाँ से वो सप्लाई होनी है, यहाँ से वो सप्लाई होनी है सर। ये डिमांड और सप्लाई आपस में चलती रहनी है, यहाँ से डिमांड आएगी, यहाँ से सप्लाई करेंगे। ये वाला रूल हमेशा फॉलो होना, मतलब ये जो समन्वय जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है डिमांड और सप्लाई में। अब देखिए अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है तो रेट कम हो जाएंगे और वो माल पड़ा सड़ जाएगा। जैसे कि हमारे भारत में वजह अनाज की इतनी डिमांड नहीं होती है और वो सप्लाई इतनी हो जाती है कि वो पड़ा सड़ जाता है भंडार गृहों में। लेकिन कुछ एक तबका भी होता है जिन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी डिमांड इतनी हो जाती है कि सप्लाई कम हो जाती है, तो महंगाई बढ़ जाती है चीज़ों की। जैसे कि मान के चलिए भी कोरोना काल में सब्जियों पर इतनी महंगाई नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको इसेंशियल सर्विस में डाल दिया था कि मतलब ये इसेंशियल सर्विस होंगी, इनको महंगा नहीं कर सकते, मतलब इनमें फिक्स कर दिया था पैसा। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होती, कि कोरोना काल में लोगों ने घर बैठे थे, खाली बैठे चलिए फिर, तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने से कारण सप्लाई कम हो गई, ज़्यादा एक नंबर ऑफ लोग बाग ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा डिमांड करेगी किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसकी सप्लाई कम ही होगी ना ऑलरेडी, इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कर पाएंगे हम, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई। अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ने पर हमेशा रेट ज़्यादा होते हैं, महंगाई बढ़ती है डिमांड होने पर। तो ये डिमांड एंड सप्लाई में समन्वय भी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट सर्कल आप समझ गए, आप इन्वेस्टमेंट सर्कल, तो पहली क्लास का हमारा ये होगा इन्वेस्टमेंट सर्कल कैसे काम करता है। आप बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये, इसको ना समझने वाली बात है कि सर इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्री खड़ी होगी, इंडस्ट्री खड़ी होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोगों के पास इनकम होगी, इनकम होगी तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड एक छोटी सी अमाउंट में वो डिमांड करेंगे और छोटा सा वो यहाँ पे आके सेविंग भी करेंगे, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पेंशन फंड में, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर शेयर मार्केट में पैसा सिक्योर सेव करेंगे। उसके बाद अब मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं कि सर मैं हमेशा ही पैसा लगाता जाऊँगा, कुछ बैंक
लोन भी मांग सकता हूँ मैं लोन के रूप में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लोन मिल जाएगा इसको, लोन मिल गया इसको, तो लोन से मुझे पैसा मिला, फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ऐसे ही सर्कल घूमता रहता है सर, ऐसे ही सर्कल घूमता रहता है। लेकिन एक सर्कल हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए एक सर्कल हो रहा है यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का। इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्शन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, इनकम हुई, यहाँ पे डिमांड आई। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी तो मुद्रा अपस्फीति हो जाएगी, मतलब कि डिफ्लेशन हो जाएगा, मतलब कि चीज़ों को खराब पड़ी रहने लगेगी। डिमांड ही नहीं है सर मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। मान के चलिए अब मैं ही हूँ, इस पेन का इतना सारा प्रोडक्शन कर दूँ कि अब सबको डिजिटल हो गया, डिजिटल बोर्ड आ गए, डिजिटल बोर्ड में ब्लैक पेन की क्या ज़रूरत, वाइट बोर्ड की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने सप्लाई इतनी कर दी कि सर बेकार जा रहा है, इसमें इसकी इंक सूख रही है, कुछ काम ही नहीं आ रहा है। तो इतनी डिमांड भी हमें इतनी सप्लाई भी नहीं करनी है, हमें डिमांड में सप्लाई में समन्वय बना के रखना है। तो आपको समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट सर्कल, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि इन्वेस्टमेंट सर्कल किस तरीके से काम करता है। अब देखिए एक बात अगर समझने वाली है कि ये तो हो गया अब के एरा में, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं कि अभी हम करंट एरा मतलब कि 21वीं सदी चल रही है, तो अपना इतना डेवलप हो चुके हैं हम, इतना डेवलप हो चुका है पूरा विश्व कि इस तरीके से। लेकिन एक समय ऐसा भी तो था कि जहाँ पे जो मुद्रा का नाम तो था ही नहीं, जो यहाँ पे अभी हमने कहा था कि बैंक से लोन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो मुद्रा तो थी ना, पैसे से तो होगा ना इन्वेस्टमेंट, पैसे से ही होगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जहाँ पे पैसा नहीं था। अब देखिए समझते हैं शुरुआत में क्या होता था पहले कि कोई आदमी है, मैंने कुछ चीज़ें खड़ी कर मतलब देखिए कोई आदमी है, जैसे मैंने एक इंडस्ट्री खोली, अभी तक पैसा नहीं है कुछ भी। जैसे कि मैंने कोई गेहूँ है, किसानी करते हैं, मैंने गेहूँ से ले लिए और उसे बदले में कुछ और चीज़ें दी, पैसा नहीं है उस वक्त, कभी पैसे अभी कोई भी धन का लेन देन नहीं है, ट्रांजैक्शन धन की नहीं है, अभी मुद्रा का कोई भी नाम और निशान नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक वेयर हाउस बना दिया, वेयर हाउस, इसमें अनाज है काफ़ी सारा, ठीक है जी। अब अनाज है, अब अगर मान के चलिए वेयर हाउस है यहाँ पे, तो इसको वेयर हाउस समझ लेना आप। और ये है प्रोड्यूसर, उत्पादक है ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अपने काम कराने के लिए लेबर की भी ज़रूरत होगी। थोड़ा सा इसको नीचे बना दें हम, ये है जी उत्पादक, कहें तो हम इसको प्रोड्यूसर है ये। प्रोड्यूसर मतलब मूवी बनाने वाला प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूस उत्पाद जो बनाता हो। अब देखिए इसको अपने यहाँ पे काम कराने के लिए लेबर भी चाहिए, ठीक है। तो एक साइड है हमारी ये लेबर, श्रम या फिर श्रमिक, एक तरफ हमारी ये लेबर है, एक तरफ उत्पादक है, ठीक है जी। इसने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, अपना श्रम हमें बेचिए, वर्क कीजिए और बदले में हम तुम्हें कुछ चीज़ें देंगे, ठीक है। इसको हमें इस बदले में हमने इसको दे दिया, अनाज दे दिया। अभी पैसा का कोई लेन देन नहीं है, हमने इसको बदले में अनाज दे दिया, ठीक है जी। बदले में हमने इसको अनाज दे दिया या फिर कुछ वस्तु दे दी, अनाज नहीं तो वस्तु दे दी हमने इसे। अब देखिए ये लेबर काम करेगा, इसको कुछ चीज़ें मिलेंगी, अभी तक पैसा नहीं है, दिमाग में से निकाल दो कि पैसे नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है जी। अभी बिल्कुल आप ऐसी जगह जियो कि जहाँ पे कोई भी पैसा नहीं है। हम अपने ऐसे क्षेत्र ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पे पैसे की कोई नामो निशान नहीं है। अभी मोनेटाइजेशन का कोई भी, मुद्रीकरण का कोई भी रूप यहाँ पर अभी नहीं है। अब यहाँ पर वस्तु है, देखिए इसने अपना श्रम बेचा, वस्तु ले ली। अब इसको ऐसे मान के चलिए इसको अनाज मिला, अनाज कितना खाएगा ये, इसको कपड़े की भी ज़रूरत होगी, तो ये मार्केट में गया, मार्केट में इसने
अनाज दिया और मार्केट से कपड़े लिए पहनने के लिए। तो मार्केट ने इसको क्या दिया? मार्केट मतलब मैं और आप। मैंने आपको अनाज दिया, आपने मुझे कपड़े दे दिए, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं सर, पैसा तो है ही नहीं। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे सर आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे ना अनुमान लगा पा रहे होंगे अगर आप सोचें तो। मैं बात कर रहा हूँ सर, हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बार्टर सिस्टम की, यानी कि हिंदी में कहें तो वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आज हमारा टॉपिक है ये वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आप समझ गए होंगे कि सर मैंने इतना बड़ा ये सर्किल चक्र बनाया पहले, और फिर उसके बाद आपको ये समझाया। देखिए अभी तक आपको आसान लग रहा था, पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट सर्कल पढ़ा तो आपको आसान लगा वो समझने में कि हाँ पैसा था, इन्वेस्टमेंट किया, इंडस्ट्री खड़ी करी, प्रोडक्शन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, इनकम हुई, डिमांड सप्लाई एंड अगेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, अभी तक यहाँ पे तो बार्टर सिस्टम है। तो एक क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका, जो आपसे अगले कुछ समय में क्वेश्चन करने वाला हूँ कि जो अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई वो बार्टर सिस्टम से हुई, वस्तु विनिमय प्रणाली से हुई। इंग्लिश में लिख लीजिए, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये है सर हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है जी, इसने अपना श्रम बेचा, वस्तु ली, वस्तु को लेकर मार्केट में गया। मार्केट मतलब आपके पास गया मैं, और आपसे मैंने कपड़े लिए, आपको अनाज दे दिया। आपको अनाज की ज़रूरत है, मेरे को कपड़े की ज़रूरत है। अब देखिए, मान के चलिए मेरे को कपड़े की ज़रूरत है और मेरे पास अनाज है, आपको अनाज की ज़रूरत नहीं है, आपको किसकी ज़रूरत होगी? मान के चलिए आपको भी कपड़े की ज़रूरत है, मान के चलिए, और मेरे को भी कपड़े की ज़रूरत है। तो हमारे बीच में किस तरीके से होगा वस्तु विनिमय? अब देखिए, मेरे को कपड़े की ज़रूरत है, आपको भी कपड़े की ज़रूरत है। अब ये थोड़ी ना कि हम जगह जगह भटकेंगे, कोई कपड़ा दे रहा हो तो हमसे अनाज ले लीजिए, या फिर आपको चप्पल की ज़रूरत है और मेरे को कपड़े की ज़रूरत है, लेकिन आप मुझे वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो मैं चाहता हूँ, या फिर आप भी वो चीज़ मुझसे नहीं ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की थोड़ी समस्याएं थी कि यहाँ पे ना थोड़ी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती थी। अब ये छोटी छोटी बातें ना आपने 11th-12th में पढ़ लेंगे आप, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो छोटी छोटी बात मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ, एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली इस तरीके की होती है और ये प्रॉब्लम वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। तो देखिए, अब एक काम होगा यहाँ पे, अगर हम समझें थोड़ा सा, इसको यहाँ से हटा दें, मार्केट को हटा देते हैं, अभी इन्हीं दो के बीच में बात करते हैं। अब बार्टर सिस्टम मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हो गई। अब देखिए, उत्पादक अगर इन पर शोषण भी कर सकता है, इनसे काम ज़्यादा ले, इनको वस्तु उस हिसाब से ना दे, इनसे काम ज़्यादा ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो श्रम है काम करे ना, बस इनसे वस्तु लेता रहे, यहाँ पे आके कोई काम ना करे, अपने मौज मस्ती गुंडागर्दी कर दी, ये इनसे काम से निकाल दिया प्रोड्यूसर ने श्रम को, लेबर को, तो बदमाशी पर उतर आया कि नहीं हम तो अब गुंडाई करेंगे, आपसे हफ्ता वसूलेंगे। तो इसके लिए भी इंडस्ट्री खड़ी करना, इंडस्ट्री करना मतलब व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर इस लेबर के लिए भी अगर प्रोड्यूसर ही इनका शोषण करेगा और या फिर लेबर ही इन पे एक इनडिस्क्रिमिनेटली काम करे कि यहाँ पे काम ना करे, सिर्फ पैसा मिलता रहे। पैसा का मतलब अभी वस्तु से बात हो रही है, वस्तु मिलती रहे अभी। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने का मतलब कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कि एक हम उत्तरदायी सरकार चाहते हैं हम, मतलब कि स्टेट राज्य का बेसिकली काम क्या था? देखिए, लेबर को प्रोड्यूसर से बचाना, मतलब कि लेबर और प्रोड्यूसर को एक दूसरे से बचाना। अगर ये दंगाई ना हो और इनका ये शोषण ना करें, प्रोड्यूसर लेबर का शोषण ना करे और लेबर दंगाई ना हो, धरने ना करें, विरोध ना करें कि हमें तो इतने घंटे काम करना है, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें ज़्यादा माल चाहिए, ऐसा ना हो। तो राज्य क्या करता है? इन दोनों का संरक्षण करता है। राज्य इन दोनों का संरक्षण करता है। तो राज्य क्या कहता है? भाई ठीक है, हम संरक्षण करेंगे,
किसका? लेबर का भी और प्रोड्यूसर का भी। ठीक है जी। हमने आपको लिए नीति बनाते हैं, तो ये राज्य किस क्या काम करता है? बेसिकली नीति निर्माता होता है। नीति निर्माता नीति का निर्माण करता है। ठीक है, आपके लिए ये सही है और आपके लिए ये सही है। अब देखिए, राज्य भी बड़ा तेज आदमी है। राज्य मतलब कि राज्य के जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं वो भी बड़े व्यापारी किस्म के व्यक्ति हैं। अभी क्या सोचते हैं? हमने आपकी भी सहायता की, हमने आपकी भी सहायता की, तो मुझे क्या मिलेगा? मतलब कि राज्य को क्या मिलेगा? राज्य ऐसा सोचता है। तो राज्य कहता है आप हमें बदले में क्या दें? टैक्स दें। तो ये इनसे टैक्स वसूलता है, इनसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूलता है, इनसे डायरेक्ट टैक्स वसूलता है। कभी कभी श्रम भी डायरेक्ट टैक्स वसूल करते हैं। इनकम टैक्स हो गया और जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब होगा टैक्स और रेवेन्यू इनसे वसूलता है। तो एक अब बीच में कौन आ गया सर? एक और अगर हम देखें तो अब यहाँ पे आ गया एक स्टेट। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ गया स्टेट। अब ये काम तो करेगा इनको, अब इनको भी पैसे देगा, लेकिन मतलब इनको भी कुछ चीज़ें देगा। तो यहाँ पे आ गया अब स्टेट भी आ गया, इनका भी ये टैक्स के रूप में देगा कुछ चीज़ें। अब ये इनको संरक्षण दे रहा है, स्टेट इनको संरक्षण दे रहा है, संरक्षण दे रहा है इनको। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्टेट, प्रोड्यूसर, जो हमारी इंडस्ट्री है, उन श्रम और बीच के में क्या तालमेल होता है, ये हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें हैं, आपको थोड़ा समय लगेगा समझने में, धीरे धीरे फिर आपको धीरे धीरे अपने आप समझने आने लगेगा। अब देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि आपको बुक से नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको बिल्कुल बुक से पढ़ाया जाएगा, रमेश सिंह की बुक से पढ़ाया जाएगा, लाल एंड लाल की, एंड अलग अलग से आपको नोट्स दिए पढ़ाया जाएगा बिल्कुल ही अच्छे से। समझना पहले ना, कंसेप्ट डेवलप करना पहले अपने अंदर ना, मतलब सोचना कि डिमांड क्या करता है यूपीएससी, वो बेसिक पढ़ना है। ये बेसिक यूपीएससी नहीं पूछेगा इससे, लेकिन इसके बिना हम आगे बढ़े भी कैसे, इकोनॉमी को समझे कैसे, हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझे भी कैसे इस तरीके से। तो ये चीज़ हमें जाननी है। पहले कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट समझ में आया, वहीं क्लिक कर गया एक चीज़। बुक से पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे अच्छे से, एकदम से लाल रमेश सिंह लेके मत बैठ जाना, भारी मोटी बुक है, भारी हार्ड लैंग्वेज है, एकदम से नहीं समझ आएगा। पहले ना कंसेप्ट बिल्डअप कर लो अपना। कंसेप्ट बिल्डअप करने के बाद अपना आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ना फिर। और बुक्स तो पढ़नी है, बुक्स इज़ मस्ट, बुक्स आर मस्ट, माफ़ कीजिएगा, बुक्स आर मस्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो आपको बुक्स कंपलसरी है पढ़ना, बुक्स तो ज़रूरी है, बुक्स के बिना बेड़ा पार नहीं है, यूपीएससी नहीं होने वाला। अब आप कहेंगे सर क्या सिर्फ बुक्स पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा? नहीं, सिर्फ बुक्स पढ़ने से यूपीएससी नहीं निकलेगा, उसको करंट से जोड़ के देखना। बुक्स से हमें कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। आपसे जो हम इंस्टीट्यूट पे पढ़ाएंगे, आपको कंसेप्ट आपके बिल्डअप करेंगे, आपको बताएंगे क्या पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ने लायक है। आपको फिर करंट से जोड़ के देखना पड़ेगा कि आप में क्या ज़रूरी है। तो आपको ये सब कंसेप्ट हैं, को छोटी छोटी कंसेप्ट हैं कि अभी पैसे का निर्माण नहीं हुआ, बिना पैसे के हम किस तरीके से होता था। तो अब देखिए, स्टेट ने फिर क्या किया, धीरे उसके बाद कुछ समय बाद मुद्रा का निर्माण हुआ, मुद्रा का निर्माण हुआ। ठीक है जी। अब उसके बाद धीरे धीरे जब मुद्रा का निर्माण हो गया, स्टेट ने कर दिया कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर है, ये रुपया है, ये रुपया है और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, यही रुपया चलेगा, पूरे सर्वमान्य होगा ये रुपया। बैंक से आप लोन लीजिए, त्रिपाठी जी से आप लोन लीजिए, आपको रुपया मिलेगा और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप लेबर को उनके श्रम बल के रूप में, वर्क के रूप में आप उनको पैसा दीजिए, सैलरी दीजिए, इनकम दीजिए। अब राज्य करता है मुद्रा का निर्माण, ना कि कोई प्रोड्यूसर या फिर श्रम। क्लियर है आपके मन में? चलिए फिर अब हम पढ़ते हैं आगे चलते हैं आगे क्लास। अब ये हमारी मुद्रा का निर्माण भी हो गया। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि जब 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी डगमगाई हुई थी, एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि में क्या था? लो प्रोडक्शन था। हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे नाराज ना हो जाएं।
कम उत्पादकता, ठीक है जी, कम उत्पादकता, हाई वल्नरेबिलिटी या फिर संक्रमणशीलता, हाई वल्नरेबिलिटी, ठीक है जी। और क्या प्रॉब्लम थी सर इसमें? कृषि में अगर बात करें तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही थी, पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो बेरोजगारी ज़्यादा थी, ठीक है। मैं सारे टॉपिक जो हैं आप मर्ज कर रहा हूँ इसमें। बेरोजगारी थी, ठीक है जी। अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं था। और फिर उसके बाद एक थे कैप्टन रसल। कैप्टन रसल हुआ करते थे, वो कहते थे लगान दीजिए, तो लगान व्यवस्था से भी कृषि कम हुई, लो उत्पादकता हुई, ठीक है जी। और उसके बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट नहीं था, नो इन्वेस्टमेंट, नो टेक्निक, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लाया गया था। ना तो इंडस्ट्री में ही, ना कृषि में ही, ना टेक्निक लगी थी, ना ही इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, ना ही हमारे स्वास्थ्य पे काम किया, ना ही हमारी एजुकेशन पे काम किया, कुछ भी काम नहीं है। हमने लास्ट क्लास में अच्छे से विस्तार से पढ़ चुके हैं कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। अब देखिए सर, एक बात हो रहा है कि जब जब हमारे भारत ने उड़ने की कोशिश की है, उड़ने का मतलब है कि जब जब हमने कोशिश की है कि अपने आप को विश्व गुरु बनाए, विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं, तब तब हमारे सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं कि हम उभर नहीं पाए। या तो फिर उसको कहिए कोरोना कहिए, करंट में बात करें तो हम, या फिर और बड़े ट्रेजेडी हुई हैं ऐसी। चलिए इस पर विस्तार से हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जब जब हमारे भारत ने सोचा कि हम उड़े देश का आम नागरिक, ये भारत सरकार की योजना है, वो अलग बात है, बात करेंगे उसमें। लेकिन जब जब हमारे भारत ने सोचा है कि हमारा भारत बढ़े आगे, तब तब हमारे एक छोटा सा ना एनालिसिस बस भी है। इसको लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस इससे छोटा सा एनालिसिस है। देखिए, जब 18वीं शताब्दी के आसपास हमारा भारत ना मतलब अच्छे देश हुआ करता, मतलब अच्छी कंट्री हुआ करता था। मतलब जैसे कि अब आज हम आत्मनिर्भर भारत की जो योजना चलाते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत बने, वोकल फॉर लोकल, यही योजना प्री ब्रिटिश एरा में थी। मतलब कि ब्रिटिश सरकार थी, उससे पहले भी यही चला करती थी, लेकिन पूरे भारत में नहीं, गांव के स्तर पर। गांव सेल्फ डिपेंडेंट थे, ये सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे। मतलब ये कब की बात कर रहे हैं हम? प्री ब्रिटिश एरा की। ये प्री ब्रिटिश एरा की बात कर रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, ठीक है जी। एक विलेज में अगर मान के चलिए, जब तक मुद्रा का कोई आविष्कार नहीं था, कि एक विलेज को चाहिए अनाज और दूसरे, मतलब विलेज के अंदर विलेज कि एक व्यक्ति को चाहिए अनाज, दूसरे को चाहिए पैसा, माफ़ कीजिए, एक व्यक्ति को चाहिए अनाज, एक दूसरे को चाहिए चावल। ठीक है जी, आप चावल लीजिए, मुझसे अनाज लीजिए, मतलब आदान प्रदान हो गया, वस्तु मैंने बढ़ा ली। ये गांव तक ही सीमित था। मतलब ये गांव अपने सेल्फ रिलायंट थे, इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, ग्लोबल ट्रेड की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब एक दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं थी इनको। लेकिन धीरे धीरे जब ज़रूरत महसूस होने लगी तो खुलने लगे, मतलब आपस में, मतलब फिर धीरे धीरे विस्तार होने लगा अर्थव्यवस्था का। तो अर्थव्यवस्था का विस्तार होने के बाद तो ब्रिटिश आए। तो जब हम अपने सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब हमारे पास खाने के लिए कमी नहीं थी कुछ भी, हम जीडीपी ग्रोथ मतलब अच्छी डेवलप्ड तो नहीं थे उस वक्त, हम डेवलप नहीं कहेंगे अपने आप को, डेवलप्ड उससे कहा जाता है कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ करता हो, लेकिन सर्विस सेक्टर नहीं था। लेकिन फिर भी हमारा देश अच्छा था, मतलब कि हम बाहर से कुछ चीज़ें कम मंगाते थे और अपने आप ही उसको भोग करते थे, मतलब अपने आप ही उसको प्रोड्यूस करते थे, अपने आप ही उसका भोग करते थे, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी बाहर की। लेकिन ब्रिटिश जैसा, मतलब अगर एक अच्छा शासन होता ना हमारे भारत में, तो शायद
हमारी कंट्री अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक जानी जाती है आज, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटिश आ गए। तो अगर हम इसका टॉपिक डालें, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियां। अगर देखिए हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियां अब तक की, तो देखिए जब जब हमने उड़ने की कोशिश की, तो 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो लगभग 18th सेंचुरी, 1600 के बाद, वैसे 1600 में आ गई थी कंपनी, लेकिन 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग उसे शासन करने की प्लानिंग उन्होंने शुरुआत कर दी। तो 18th सेंचुरी के बाद शताब्दी के बाद ब्रिटिश आधिपत्य बढ़ा। जो ब्रिटिश का रूल था वो बढ़ गया हमारी अर्थव्यवस्था। तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ ही नहीं पाई, कच्चा माल ही ले जाते थे। हमारे पास क्या बचा? हमारी लेबर को इन्होंने नाश कर दिया, हमारी हस्तकला का इन्होंने विनाश कर दिया, सब कुछ पतन कर दिया इन्होंने। तो कच्चा माल ये ले गए। चलिए अब हम अगर बात करें, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रिटिश आई, उसके बाद चलिए ब्रिटिश चले गए। अब उसके बाद ब्रिटिश चले गए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1947 के समय आज़ादी। कुछ नहीं छोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं छोड़ा। कृषि को दबा के रख दिया, इंडस्ट्री को दबा के रख दिया, इंफ्रा पे कुछ काम नहीं किया। तो सब कुछ इन्होंने तबाह करके छोड़ के गए थे यहाँ से। 1947 के बाद कुछ नहीं बचा। उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा? अगर हम उभरने की भी सोचते तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 1947-1948 के बीच में। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। तो हमने वहाँ पे अपना सारा का सारा वर्क, हमारी मेहनत वहाँ पे लगा दी सारी। तो वो हमारे साथ एक नुकसान की बात हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1947 के बाद अगर हमने फिर उसके बाद सोचा, फिर से बढ़ने के लिए सोचा, 1962 में हमारे पास खाने के लिए अनाज भी नहीं थे उस वक्त तक। लाल बहादुर शास्त्री जी 1962 के आसपास हमने सोचा, चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो हमारे पास उस एरा में खाने के लिए अच्छे से अनाज भी नहीं था। 1962 तो 1962 में अगर हम बात करें तो 1962 चीन वॉर, चीन के साथ युद्ध हुआ। तो उसके बाद जब पंडित नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो 1965 में पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। जब हमने सोचा, मतलब 1962 में पंडित नेहरू ने सोचा था कि हम अपने भारत को एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, समाजवादी देश बनाएंगे, हम बढ़ेंगे आगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना आने वाली थी। हम सोच रहे थे कि अपने आप बढ़े हम आगे, और जैसे ही बढ़े पाकिस्तान के साथ युद्ध, बुरी तरह हार हुई हमारे भारत की। हम नहीं कह सकते उसको, बयान नहीं कर सकते, खैर उस पर अलग बात है। 1965 में हरित क्रांति होने ही वाली थी। हम आत्मनिर्भर बन रहे थे अनाज, खाद्य पदार्थों में, खाद्यान्न का हमारे पास भंडार होने लगे थे धीरे धीरे। हरित क्रांति आने वाली थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उससे पहले जब युद्ध हो रहा था तो हमारे पास खाने के लिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि अगर हमें मौका लगे तो हम एक पेट भूखा भी सो सकते हैं।
तो लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपने जवानों के लिए ये कहा था। तो जब भी 1965 में युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उससे पहले चीन के साथ, 3 साल पहले चीन के साथ हो चुका था, तो जय जवान का इन्होंने नारा लगाया था। और जब ये था कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना चाहें तो जय किसान का नारा लगाया इन्होंने। जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया इन्होंने। 1965 में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, फिर से उसके बाद हम टेक ऑफ नहीं कर पाए। मतलब कि जब हमने टेक ऑफ सोचा करने का, तब तक हम धड़ाम से गिर पड़े। उसके बाद अगर हम बात करें राजीव गांधी जी के एरा में, राजीव गांधी जी के एरा में प्रधानमंत्री थे, तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई। हमने सोचा कि टेक्निक के क्षेत्र में भारत बढ़ेगा आगे। टेक्निक आएंगी उत्पादन में, प्रोडक्शन में टेक्निक आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक फुल होंगे, स्किल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेसमैन। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का क्या हुआ, मंडल कमंडल की राजनीति। पढ़ाएंगे आराम से विस्तार में आपको, मंडल कमंडल की राजनीति, राम मंदिर कांड, राम मंदिर, अयोध्या डिस्प्यूट, और बात करें तो हम बम्बई अटैक, बम्बई में बॉम्ब अटैक हुए। फिर से हमने राजीव गांधी की जो एरा चला था, उसके बाद फिर से हमारा देश कमज़ोर हुआ। तो सर क्या कभी उभर ही नहीं पाया हमारा देश? उभर नहीं पाया तो आज इतने बड़े बिल्डअप कैसे हुए फिर हम? देखिए ये बात हम थोड़ी देर में राज खुलने वाला कि हम किस तरीके से हो पाए, बता रहा हूँ। थोड़ी सी और परेशानियाँ थी, उसको और समझ लेते हैं हम कि क्या हमारे भारत में क्या हुआ। मंडल कमंडल की राजनीति समझाएंगे आराम से विस्तार से, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी। बस आप अभी फिलहाल समझिए कि हाँ, मंडल कमंडल की राजनीति, राम मंदिर जो आप समझ गए होंगे, बॉम्ब अटैक मुंबई में, तो आप समझ गए होंगे इसको लेकर कि हाँ थोड़ी सी परेशानी वाली बात थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए 2003 का एरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल ख़त्म ही होने वाला था। उसके बाद 2003 के एरा के बाद, जो 2003 का एरा था उसमें आप जानते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चल रही थी? 8%। उस एरा में बात करें हम 9.7%। अब तो भूल जाइए 9.7%, माइनस में होगी इतनी तो 8%, 9.7, मतलब लग रहा था कि हमारा देश अब उड़ने ही वाला है, लगता उड़ने ही वाला है। 2004 के बाद 2004 मनमोहन सिंह जी आए, मतलब बढ़िया काम एकदम हुआ, लगा कि हमारा देश अब टेक ऑफ करने वाला आराम से। लेकिन दुर्भाग्य 2008 में वर्ल्ड क्राइसिस आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसको कहते हैं हम अमेरिकन क्राइसिस भी। बताएंगे आराम से अमेरिकन क्राइसिस क्या था, आराम से बताएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ सर, 2007-8 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया, या फिर इसको कहेंगे हम ग्लोबल रिसेशन। मंदी, महामंदी थी ये, पूरे विश्व में मंदी थी इस वक्त तक, पूरे विश्व में मंदी थी। तो एक कारण एक लिख लीजिए इसमें, और ग्लोबल रिसेशन, विश्व मंदी, विश्व महामंदी। 2007-8 में विश्व मंदी आई, 2007-8 में। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद तो आप मेरे हिसाब से अनुमान लगा ही पाएंगे। अब 2014 आया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने।
मोदी जी प्रधानमंत्री बने, न्यू इंडिया का सपना दिखाया लोगों को, आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाया लोगों को, स्किलफुल मेक इन इंडिया जैसे सपने दिखाए लोगों को। भारत को आगे ले जाना चाहते थे, पूरे विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे और 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सपना भी है उनका। लेकिन क्या हुआ सर? समझ गए? लिखें या बताएं। कोविड-19 ने पूरे विश्व में दस्तक दी और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ विश्व अर्थव्यवस्था पर इतना दबाव डाला इन्होंने, ऐसा प्रहार किया, ऐसा अटैक किया इन्होंने कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था शून्य से नीचे चली गई। तो कोविड-19 जब भारत ने सोचा कि हम बढ़ें आगे, तब हमारे साथ ऐसा हुआ। ये लिखने वाली बात नहीं, सिर्फ एक समझने वाली बात है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था हुआ क्या, कैसी थी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या हुआ, पूरे विश्व के क्या प्रभाव पड़े हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। सिर्फ ये समझने वाली बात है, आपको नोटिस करने वाली बात नहीं, सिर्फ इसको समझिए, आप अपने जहन में डालिए इसको कि क्या हुआ हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। तो ये है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी अब तक। कोरोना आया है, कोविड-19, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाइए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, घर से बाहर बिना फालतू किसी बिना काम के, बिना औचित्य के ना जाइए और अपने घर पर रहिए। हम आपके लिए हैं, आपकी पढ़ाई के लिए हम यहाँ टीम हैं, बाहर हम बैठे हैं। अपने घर पर रहिए, पढ़ाई कीजिए, यूपीएससी क्रैक कीजिए। जब भी आपने अपना बनाया होगा मोटिव कि आप अब करेंगे, इस 2021 करेंगे, 2022 करेंगे, 2023 करेंगे, तब भी आप करेंगे। आपके लिए ये हमारी टीम, आपका प्रयास, छोटा सा प्रयास, कम में ज़्यादा मिलने की कोशिश। क्योंकि इस वक्त हम समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का, हर एक पूरे घर के परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो हम कम से कम में ज़्यादा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा ध्येय आपके लिए, हमारा छोटा सा कोविड-19 के उसमें थोड़ी भारतीय समाज की, भारतीय युवाओं के लिए थोड़ा सा सहायता कि हम कम में आपको ज़्यादा दे पाएँ। आप नहीं तो जानते ही हैं कि आप इन्हीं क्लासेस के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली में कितनी महंगी फीस देनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कह रहा हूँ मैं, अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लेता हूँ तो बहुत बड़ी फ़ीस देनी पड़ती है। तो उसी फीस को हम उसी कम फीस में, उसी को आपको सेम प्रोवाइड किया जाए। कंटेंट में आपको वो कमी नहीं मिलेगी, बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा कुछ। तो आप बस पढ़िए, आप लग कर बढ़िए। दोस्तों, जो भी सवाल हो आपका मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मैं आपसे बात करूँगा। आप कुछ युवा तो मेरे जैसे उम्र के ही होंगे, मेरी जैसे एज के होंगे, तो मैं उनसे चाहूँगा कि आप हम युवा देश हैं, हम ही कुछ करके दिखाने वाली उम्र है हमारी। अपने आप को बैठे नहीं रखना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और जब तक लगे रहो जब तक कुछ हासिल नहीं होता। तो हम देखिए अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, कहीं भी कैसे ही बढ़ाएं। चलिए खैर, भावुकता से कदम नहीं उठाना है, हमें दिमाग से कदम लेना है। अब देखिए, अगर हम बात करें आगे कि मैंने आपको बताई दिया कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उससे लेकर अब तक की हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसा अटैक किया गया, किस किस तरीके के अटैक किए गए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं। सर, मैंने आपको बता दिया कि हमारा इन्वेस्टमेंट था। अब देखिए, जो आज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन ध्येय है, जो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैं अभी आपको राज खोलने वाला हूँ, वो ये है नेहरू। हिंदी में लिख दूँ आपको, फिर कोई परेशानी हो। अब नेहरू को तो हिंदी में भी लिखेंगे। नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, नेहरू महालनोबिस का समाजवादी मॉडल। अब यही हमारी क्लास का मेन टॉपिक है कि नेहरू महालनोबिस का समाजवादी मॉडल। अब इनका समाजवादी मॉडल क्या है सर, ये बताइए हमें कि भैया जी, साहब जी, हमें ये बताइए
साहब जी से कुछ याद आया कि वो साहब जी बोलते थे, कौन थे? स्वर्ग मूवी में, ठीक है। चलिए, तो क्या था सर इनका, ये कौन सा मॉडल था, मतलब इस मॉडल में क्या बात की गई है? नेहरू और महालनोबिस का मॉडल कौन सा मॉडल है, किस तरीके का मॉडल है, हम इस पर चर्चा करेंगे आराम से, विस्तार से। छोटी सी चर्चा है। देखिए, जब 1947 के समय एरा भारत आज़ाद हुआ, सुनिए पहले आराम से, जब 1947 के समय भारत आज़ाद हुआ तो ना तो कृषि ही बढ़ रही थी, ना ही इंडस्ट्री, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी काम नहीं होता, ना स्वास्थ्य पे, ना ही हेल्थ पे, ना कुछ पे, एजुकेशन पे, किसी भी सेक्टर पे अच्छे से काम नहीं किया गया था। अब भारत को ज़रूरत किसकी थी? जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 के समय भारत को ज़रूरत थी इंडस्ट्री की, उद्योग की, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विस सेक्टर की, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और रोज़गार मिले तो उन्हें इनकम हो उनकी, और इनकम हो तो डिमांड एंड सप्लाई, मैंने आपको बताया अभी, डिमांड एंड सप्लाई बने मार्केट में। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करे कौन? आखिरकार सवाल सबसे बड़ा था कि हु विल इन्वेस्ट, ये सवाल खड़ा हुआ था कि सर हु विल इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट कौन करे? क्या आम जनता के पास पैसा था? मेरे पास पैसा था, हमारे आम जनता के पास, उनके पास पैसा था क्या? क्या उनके पास पैसा था जो बड़े बड़े अडानी, धीरू भाई अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा बिरला, इनके पास तो था ऑलरेडी। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे? देखिए सर, इन्हें डर था कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। इनके पास पैसा था लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन एक तो समझे तो आप, एक माइनस पॉइंट क्या रहा हमारे भारत में विभाजन का, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि जो भी कच्चे माल की उपलब्धता थी वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई थी। तो वहाँ पे कच्चा माल नहीं हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की करें, उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ करें, किस चीज़ का करें हम? तो यहाँ पे यूनिट्स थी लेकिन कच्चा माल नहीं था। तो प्रभाव इसका पड़ा। तो जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति थे, जो बिजनेसमैन थे, अडानी ग्रुप जो था, ये सोच रहे कच्चा माल कहाँ से लाएंगे। टाटा स्टील इतनी बाकायदा वैसे उभरी थी, टाटा स्टील, जमशेदजीपुर टाटा, उन्होंने अच्छे टाटा स्टील खोली थी। तो लेकिन और भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी हमारे भारत में। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया। अगर हम बात करें, अब प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर नहीं, इसका भी जवाब नहीं, ठीक है जी। अब प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा था तो कौन करे? बाहर से कंपनी आए, एफडीआई हमारे भारत में, क्या इंटरनेशनल कंपनी आए, एमएनसी आए क्या? अब सर जो 1600 में आई थी एमएनसी, इंटरनेशनल कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनको तो हमने खुद ने मना कर दिया था, हमारी सरकार ने मना कर दिया था। किसके लिए? एफडीआई के लिए। एफडीआई देखिए, नए बच्चे होंगे उनके मन में पहले सवाल होगा कि सर एफडीआई क्या होता है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से विदेशी जो कंपनियां होती हैं हमारे भारत में आके निवेश करती हैं, बिजनेस करती हैं, हमारी कंपनियों को खरीदती हैं, हमारी कंपनियों में निवेश करती हैं, वो होता है एफडीआई। विस्तार से पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी आपको बस दृष्टा जानिए कि ये होता है भारतीय कंपनियों का, बाहर की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट भारत में। तो ये तो हमने मना कर दिया था कि ये भी नहीं। एफडीआई तो नेहरू जी ने मना कर दिया था कि नहीं, हम अपने भारत को फिर से गुलाम होना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मन में डर था, एफडीआई को लेकर डर था कि नहीं सर हम नहीं एफडीआई करवाना चाहते। तो इन्वेस्टमेंट करे कौन सर? इंडस्ट्री खोले कौन? इंडस्ट्री खोलेगी सर अब सरकार, गवर्नमेंट। तो अब इंडस्ट्री कौन खोलेगी? गवर्नमेंट। अब ये कौन लेके आया? ये नेहरू जी, और नेहरू जी के साथ उनके घनिष्ठ मित्र और उनके सांख्यिकी सलाहकार महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। तो ये थे हमारे
मुख्य सांख्यिकी सलाहकार पंडित नेहरू जी के। तो इनका मॉडल है ये कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाएं, मतलब कि पीएसयूज लाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत पीएसयूज लाएं जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे। अब ये क्या था, नेहरू महालनोबिस का समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल मतलब कि समाज के हित में होगा सर। अब कम से कम रेटों में लोगों को चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। अब देखिए ये पीएसयूज क्या होंगी, पीएसयूज खोली गई, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स, जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनको खोले गए। क्या होगा सर, अब रेल हो गया, रेल, ट्रांसपोर्ट, रोड, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब कि जितना भी इंफ्रा था अब उन पर कौन करेगा, गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। अब तो यही इसी को मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट खोली जाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोली जाएंगी, इन्हीं को ही नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा गया। कि मतलब कि प्राइवेट सेक्टर तो अब इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, अब गवर्नमेंट को ही आना पड़ेगा इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रेल में, ट्रांसपोर्ट में, रोड में, पोस्ट में, टेलीग्राफ, ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एयर हो गया जी, एयरलाइंस या फिर इंडस्ट्री में। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा हमारा पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। अब इसी मॉडल को कहते हैं नेहरू महालनोबिस मॉडल। और उसके बाद जब ये मॉडल पास हुआ तो उसके बाद कितनी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोली गई जो अभी भी हैं, जिसमें नवरत्न है, जैसे कि मतलब कि गेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, ठीक है जी। और क्या हो गया, ओएनजीसी, ये सब गवर्नमेंट ने खोली, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खोली। किसके लिए, लोगों को रोजगार मिले, अपना रोजगार मिले, इनकम हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री खड़े हो, लोगों को अच्छे से स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन उनको मिल सके। तो ये था नेहरू का समाजवादी मॉडल, ताकि लोग अपने हिसाब से काम कर पाएँ, मतलब कि अपना जीवन जी पाएँ। तो ये था हमारे नए भारत की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम। तो 1947 के भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको माइनस पॉइंट बताया कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे और हमने किस तरीके से क्या क्या काम किया उभरने के लिए। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं, समष्टि व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अर्थव्यवस्था की परिभाषा वगैरह बताऊंगा सब कुछ। ये सिर्फ छोटा सा आइडिया था हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, जो भी बच्चा इसको वीडियो को देख रहा होगा, और जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी टॉपिक से आपकी रिलेटेड क्वेरी होगी, आपको एक निश्चित समय के बाद आपसे सुलझा दी जाएगी वो क्वेरी आपकी। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आप जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों।